ग्लोबल कंपटीशन कॉलेज तावड़ा के ऑनलाइन शैक्षणिक मंच पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। क्लास को शुरू करते हैं। अपना मेन टॉपिक चल रहा था भूकंप। भूकंप और भूकंप के अंतर्गत हमने सबसे पहले जानकारी ली कि भूकंप क्या होता है। तो भूकंप के संबंध में जो सामान्य जानकारी है उसका अध्ययन कर चुके हैं। उसके बाद में पढ़ा था भूकंप के कारण, कि भूकंप के कौन कौन से कारण है। भूकंप के कारण के अंतर्गत लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, एक है प्राकृतिक प्रकार के कारण और दूसरा है मानवकृत कारण। प्राकृतिक कारक और दूसरा कारक है मानवकृत कारक। प्राकृतिक कारक के अंतर्गत मैंने आपको 5-6 पॉइंट कल आपको बताए थे। उनमें आपको एक नया पॉइंट है उसको ऐड कर लेना है, कि एक है इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको बोलते हैं एक सिद्धांत है। कौन सा कारक है? प्राकृतिक कारक। और प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत एक सिद्धांत है, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्राकृतिक कारक और प्राकृतिक कारकों के अंतर्गत है, उसको बोलते हैं सिद्धांत का नाम है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। सबसे पहले ये प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत, इसके बारे में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है या किन्होंने इसके बारे में बताया? तो एक है, एक भूगर्भवेत्ता है, उनका नाम है एच एफ रीड महोदय। रीड महोदय। तो प्रोफेसर है एच.एफ. रीड महोदय। एच.एफ. रीड महोदय ने सबसे पहले बताया कि एक सिद्धांत दिया इन्होंने, उसका नाम है प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत। यानी कि इसके बारे में सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसने दिया? तो आपको लिखना है एच.एफ. रीड महोदय ने दिया। अगला क्वेश्चन इसका बनेगा कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत से हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? प्रत्यास्थ, जिस प्रकार जिसे इसका क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत से, प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत से हमें जानकारी प्राप्त होती है। जानकारी प्राप्त होती है। इस प्रकार ऑब्जेक्टिव आएगा, पहला ऑब्जेक्टिव आएगा, उसमें लिखा होगा ज्वालामुखी बी ऑब्जेक्टिव ऑप्शन आएगा, उसमें लिखा होगा भूकंप के बारे में। सी में आ सकता है सुनामी के बारे में, और डी में आ सकता है महासागरीय धाराओं में। इस प्रकार क्वेश्चन आएगा। तो इसमें हमें प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत से हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो किसके बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है? भूकंप के संबंध में हमें जानकारी प्राप्त होती है। और ये सिद्धांत किसने दिया? एच.एफ. रीड महोदय ने दिया। रीड महोदय ने दिया। ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है। तो आपको सबसे पहले इतना ध्यान रखना है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसने दिया? तो एच.एफ. रीड महोदय ने दिया। अगली जानकारी है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत से हमें किसके बारे में जानकारी प्राप्त होती है? तो किसके बारे में? भूकंप के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। ये तो है एच.एफ. रीड का सिद्धांत। अगली चीज है कि प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत के अंतर्गत एच.एफ. रीड महोदय ने क्या बताया? एच.एफ. रीड महोदय ने एक उदाहरण दिया। किसका? एच.एफ. रीड महोदय ने एक उदाहरण दिया रबर का। किसका? रबड़ का। रबड़ को इसने क्या बताया कि जब आपने धरातलीय चट्टाने है ना, ये चट्टाने किसके समान है? रबर के समान है, या इसको बोल सकते हैं इलास्टिक के समान है। अब इलास्टिक या रबड़ की प्रकृति क्या होती है? रबड़ को हम दोनों साइड से पकड़ के खींचते हैं तो उसमें क्या होता है? वो खिंचाव, उसमें खिंचाव आएगा, और खिंचाव के कारण क्या होगा?
एक उसकी एक निश्चित सीमा होगी, यानी एक निश्चित सीमा के बाद में खिंचाव क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा और रबड़ बीच में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा और टूटने के बाद में वापस उसके दो टुकड़े हो जाएंगे। तो इसी प्रकार एच एफ रीड महोदय क्या बोलता है कि धरातल के नीचे जो चट्टानें होती है वो चट्टानें रबर के समान है, यानी रबर के सदृश है। इसका मतलब क्या है कि वो चट्टानें हैं, वो चट्टानें रबर की तरह क्या होती है, इस प्रकार एक दूसरे से खींची जाती है और उनकी एक निश्चित सीमा होगी। वो निश्चित सीमा तक क्या क्या होगा, उनमें खिंचाव बल होगा और खिंचाव के बाद में खिंचाव सहन करने की एक सीमा होती है। उस सीमा के बाद में वो चट्टानें बीच में से क्या हो जाएगी, टूट जाएगी और टूटी हुई चट्टानें वापस अपने स्थान पर आने के लिए धरातलीय भाग पर एक धक्का लगेगा। उस धक्के को क्या बोल दिया, प्रत्यास्थ पुनर्चलन सिद्धांत, यानी जो धक्का लगता है वापस टूटी हुई चट्टानें वापस अपने स्थान पर आने की कोशिश करेगी, तो उससे क्या होगा, धरातलीय भाग पर एक झटका सिक लगेगा। उस झटके से क्या होगा, भूकंप की स्थिति धरातलीय भाग पर उत्पन्न हो जाएगी। तो आपको इस पूरे सिद्धांत में इतना ध्यान रखना है कि इसने क्या बताया कि धरातल के नीचे अनेक प्रकार की चट्टानें होती है। उन चट्टानों की प्रवृत्ति किस प्रकार की होती है, रबर या इलास्टिक प्रवृत्ति की होती है। और रबर को आपने देखा होगा कि रबर को हम पकड़ के इस प्रकार खींच सकते हैं, यानी खींचा जा सकता है। उसमें क्या होता है, एक संकुचन होगा या फिर उसका संप्रसारण होगा। तो खिंचाव के लिए जो बल होता है उसको बोलते हैं संप्रसारण, और वापस से टूटने के बाद में वापस क्या हो जाए, संकुचन हो जाएगा। तो इस प्रकार धरातल के नीचे अनेक प्रकार की चट्टानें होती है। वो चट्टानें रबर की भांति खींची जाएगी और खींचने के बाद में वो चट्टानें एकदम धीरे धीरे खींची जाएगी। तो खींचे जाने के बाद में एक ऐसी निश्चित सीमा है जब उनका खिंचाव बल समाप्त हो जाएगा और चट्टानें बीच में से टूट जाएगी। टूटने के बाद में खींची हुई चट्टानें वापस अपने स्थान पर आएगी। तो उसके ऊपर वाले भाग में क्या होगा, भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा। तो ये सिद्धांत है एच एफ रीड महोदय का, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। बाद में है आज का अपना टॉपिक है, उसको शुरू करते हैं, भूकंपीय तरंगे। भूकंपीय तरंगे, भूकंपीय तरंगे। अब भूकंपीय तरंगों के अंतर्गत हमने पढ़ा था पी तरंग, एस तरंग व एल तरंग, 3 प्रकार की तरंगे होती है। लेकिन भूकंपीय तरंगों को सामान्यतः 2 भागों में वर्गीकृत कर सकते हैं। कितने भागों में, 2 भागों में। एक प्रकार की तरंग है उसको बोल सकते हैं काय या प्रत्यक्ष तरंगे, काय या प्रत्यक्ष तरंगे। और दूसरी तरंगे हैं उनको बोल सकते हैं सतही या अप्रत्यक्ष तरंगे, सतही या अप्रत्यक्ष तरंगे। तो भूकंपीय तरंगे और भूकंपीय तरंगों को हम 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला भाग है उसको बोल सकते हैं कि कौन सा भाग है, प्राकृतिक, ये आपका प्रत्यक्ष तरंगे, या फिर इनका एक दूसरा नाम देखने को मिलता है उसको बोलते हैं काय तरंगे या प्रत्यक्ष तरंगे। दूसरा है उनको बोल सकते हैं सतही या अप्रत्यक्ष तरंगे। तो प्रत्यक्ष का मतलब क्या है कि इनको हम प्रत्यक्ष रूप से, इनकी जो तरंगे होती है उन तरंगों की आवृत्ति को हम प्रत्यक्ष रूप से देख सकते हैं। और अप्रत्यक्ष का मतलब क्या है, इनको हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं देख सकते। तो ये अप्रत्यक्ष हो गई। अब प्रत्यक्ष तरंगे हैं, प्रत्यक्ष या काय तरंगों के अंतर्गत किसको शामिल किया जाता है, प्रत्यक्ष या काय तरंगों के अंतर्गत पहली तरंग है उसको बोलते हैं पी तरंग, और दूसरी तरंग है उसको बोलते हैं एस तरंगे, एस तरंगे। जबकि सतही या अप्रत्यक्ष तरंगों के अंतर्गत शामिल करते हैं उसको बोलते हैं एल तरंगे। कौन सी, एल तरंगे। तो मैंने क्या बताया, भूकंपीय तरंगे सामान्यतया 3 होती है। कौन कौन सी होती है, पी, एस व एल। लेकिन इनका एक वर्गीकरण और है, प्रत्यक्ष तरंगे बोल सकते हैं, इसको अप्रत्यक्ष तरंग बोल सकते हैं। तो प्रत्यक्ष में पी तरंग और एस तरंग हो गई, और सतही या अप्रत्यक्ष तरंगों के अंतर्गत कौन सी तरंगे हो गई, एल प्रकार की तरंगे हो गई। अब पी तरंगे हैं, पी तरंगों के और कौन कौन से नाम है, पी तरंगों को बोल सकते हैं, पहला नाम है इसका प्राइमरी वेज, प्राइमरी वेज। दूसरा नाम है इसको बोल सकते हैं प्राथमिक
तरंगे। अगला नाम है, इनको बोल सकते हैं अनुदैर्ध्य तरंगे। अनुदैर्ध्य तरंगे। इसी प्रकार एस तरंगे, इसको बोल सकते हैं सेकेंडरी वेव्स, या दूसरा नाम है द्वितीयक तरंगे। एक नाम और मिलता है इनका, उसको बोल सकते हैं अनुप्रस्थ तरंगे। अनुप्रस्थ तरंगे। ये पूरे के पूरे नाम कौन सी तरंगों के हैं? एस तरंगों के। ये पूरे के पूरे नाम कौन सी तरंगों के? पी तरंगों के। इसी प्रकार एल तरंगे हैं, एल तरंगों को बोल सकते हैं, सबसे पहला नाम है, इसको बोल सकते हैं सतही तरंगे। सतही तरंगे। दूसरा नाम मिलता है, इनको बोल सकते हैं लॉन्ग वेव्स। लॉन्ग वेव्स, या इनको बोल सकते हैं लव तरंगे। लव तरंगे, क्योंकि एक है विद्वान एच डी लव। एच डी लव ने एल प्रकार की तरंगों की खोज की, तो उसके आधार पे इनको बोल सकते हैं लव तरंगे। तो पहला वर्गीकरण है भूकंपीय तरंगों का वर्गीकरण दो प्रकार से, एक प्रत्यक्ष, दूसरा अप्रत्यक्ष। आपको याद रखना है, प्रत्यक्ष के अंतर्गत पहली तरंग है, उसको बोल सकते हैं पी तरंगे। पी तरंगों के नाम और क्या क्या मिलते हैं? पी को बोलते हैं प्राइमरी वेव्स, या बोल सकते हैं प्राथमिक तरंगे, या फिर इनका नाम मिलता है अनुदैर्ध्य तरंगे। फिर दूसरी प्रकार की है प्रत्यक्ष तरंगों के अंतर्गत दूसरी प्रकार की तरंगे, उनको बोल सकते हैं एस तरंगे। अब एस तरंगों के अंतर्गत एस तरंग का दूसरा नाम क्या है? इनको बोल सकते हैं सेकेंडरी वेव्स। दूसरा नाम है द्वितीयक तरंगे, या फिर इनका नाम मिलता है अनुप्रस्थ तरंगे। और दूसरे प्रकार की अप्रत्यक्ष तरंगे हैं। अप्रत्यक्ष तरंगों के अंतर्गत एक तरंग आती है, उसको बोल सकते हैं एल प्रकार की तरंग। और एल प्रकार की तरंग है, उसके नाम अलग अलग मिलते हैं। पहला नाम है उसका बोल सकते हैं सतही तरंगे, दूसरा नाम है लॉन्ग वेव्स, या बोल सकते हैं इनको लव तरंगे। क्योंकि एल प्रकार की तरंगों की खोज किसने की थी? एच डी लव महोदय ने की थी। इसके आधार पे इनको बोल सकते हैं लव तरंगे। तो सब है पी, एस व एल। अब तीनों प्रकार की तरंगे हैं, इन तीनों प्रकार की तरंगों को डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले अपन हेडिंग लगाएंगे, पहले प्रकार की तरंगे उसको बोल सकते हैं पी, या इसको बोल सकते हैं प्राथमिक तरंगे। पी प्रकार की तरंगे, या फिर इनको बोल सकते हैं कौन सी? प्राथमिक तरंगे। तो पी प्रकार की तरंगे, या फिर इनके अलग अलग नाम है, अभी मैंने आपको बताया। आप प्राइमरी बोल सकते हैं, प्राथमिक बोल सकते हैं, इसी प्रकार इनको बोल सकते हैं अनुदैर्ध्य, या फिर इनको बोल सकते हैं दबाव वाली तरंगे। दबाव वाली तरंगे। तो सबसे पहले पी तरंग है, पी को बोल सकते हैं प्राइमरी वेव्स या प्राथमिक तरंग। तो सबसे पहले प्राथमिक तरंग है। प्राथमिक तरंग के अंतर्गत आता है कि इसमें तरंग की ध्वनि, इसके अंतर्गत क्या होता है? ये ध्वनि तरंगों के सदृश से चलती है। सबसे पहला है ये ध्वनि तरंगों के सदृश से चलती है। ध्वनि तरंगों के सदृश से चलती है। अगला पॉइंट है, इसमें अणुओं की गति लहर की दिशा के समानांतर आगे पीछे होती है। इस कारण इन्हें अनुदैर्ध्य या दबाव वाली तरंगे कहते हैं।
दबाव वाली तरंगे कहते हैं। यानी इसमें अणुओं की गति लहर की दिशा के समानांतर होती है। इस प्रकार देखो, इस प्रकार इस प्रकार इनके कणों की गति इस प्रकार होगी। लहर होगी, उस लहर के क्या होगा, सापेक्ष या समानांतर होगा, और पीछे से क्या होगा, इनके प्रेशर लगता रहेगा। तो इनको दबाव वाली तरंगे भी बोल सकते हैं, या फिर दूसरा नाम क्या है, अनुदैर्ध्य, यानी समानांतर तरंगे चल रही है। समानांतर, इस प्रकार ये तरंगे एकदम समानांतर, पीछे वाली तरंग आगे वाली तरंग को क्या करेगी, सहारा देगी या दबाव देगी, तो इनको बोल सकते हैं दबाव वाली तरंगे, या फिर अनुदैर्ध्य, एकदम समानांतर चल रही है, इसको बोल सकते हैं अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे। अगला पॉइंट है ये तरंगे ठोस, द्रव व गैस सभी प्रकार के माध्यमों में से गुजरती है। हालांकि सघन या ठोस माध्यम में इसकी गति सर्वाधिक होती है। वह द्रव व गैसीय माध्यमों में इनकी गति कुछ कम हो जाती, गति कुछ कम हो जाती है। अर्थात जितना सघन माध्यम उतनी ही तीव्र गति होती है। अगला पॉइंट है इनकी गति 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड होती है। अगली है ये तरंगे 103 से 143 डिग्री वाले छाया क्षेत्र को छोड़कर शेष धरातलीय संपूर्ण भागों में प्रविष्ट होती है। प्रविष्ट होती है। यानी जितना अधिक क्या होगा, सघन माध्यम होगा, उतनी इनकी क्या होगी, गति अधिक होगी। यानी इनको सघन माध्यम मिलेगा तो उनकी गति क्या हो जाएगी, स्पीडली हो जाएगी, और जैसे ही माध्यम इनको विरल मिलेगा तो इनकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला पॉइंट है कि इनकी गति क्या होती है, 8 से 14 किलोमीटर पर सेकंड इनकी गति होती है। यानी सबसे पहले धरातलीय भाग पर ये पहुंचती है। अगला भाग है ये
सबसे पहले पहले धरातलीय भाग पर पहुंचती है, धरातलीय भाग पर पहुंचती है। अगली चीज है, ये तरंगे 103 डिग्री से 143 डिग्री वाले छाया क्षेत्र को छोड़कर 103 डिग्री से लेके 143 या कहीं कहीं लिखा आ सकता है 105 से लेके 105 डिग्री से लेके 145 डिग्री तक का छाया क्षेत्र, एक ही बात है, छाया क्षेत्र 103 से लेके 143 वाले या 105 से लेके 145 डिग्री के बीच वाला जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को बोलते हैं पी तरंगों का छाया क्षेत्र। यानी इस भाग में पी तरंगे प्रवेश नहीं हो पाती। इसके अलावा संपूर्ण आपका ये पृथ्वी का भाग या सतही भाग है, इस पर पी प्रकार की तरंगे प्रविष्ट हो जाती। हालांकि माध्यम सघन है तो इनकी गति सर्वाधिक होगी और माध्यम विरल है तो वहां पर क्या हो जाएगी, इनकी गति कुछ कम हो जाएगी और ये घूम जाएगी, अपने मूल माध्यम से ये घूम जाएगी। तो घूमने के बाद में ये प्रविष्ट हो पाती है। तरल माध्यम में तो इनकी गति थोड़ी सी कम होगी और उसके बाद में इनको ठोस माध्यम जैसे मिलेगा उनकी गति क्या होगी, सर्वाधिक हो जाएगी। तो इनके द्वारा हमें यह जानकारी प्राप्त होती है इन तरंगों के द्वारा कि धरातल का आंतरिक भाग कौन सा माध्यम सघन है या फिर कौन सा माध्यम विरल है। इस प्रकार की जानकारी हमारे को पी प्रकार की तरंगों के आधार पर हमें प्राप्त होती है। एक डायग्राम के माध्यम से थोड़ा सी इसको समझने की कोशिश करते हैं। इस प्रकार है पी तरंग का छाया क्षेत्र। पी तरंग का छाया क्षेत्र हमने पढ़ा था कि क्रस्ट व मेंटल का अधिकतम भाग किस प्रकार पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। क्रस्ट व मेंटल वाला भाग कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसके विपरीत को क्या होता है कि ये आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग है और आंतरिक भाग के अंतर्गत ये आपको दिखाई दे रहा है, ये भाग किसका आ रहा है, ये भाग दिखाई दे रहा है, ये भाग है क्रोड वाला, सबसे आंतरिक भाग किसका है, क्रोड का है। तो क्रोड है तो क्रोड का बाहरी भाग यानी क्रोड का जो बाहरी भाग है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है, जबकि आंतरिक क्रोड वो ठोस अवस्था में पाया जाता है। इसके संबंध में क्या होता है, इस प्रकार ये तरंगे चल रही है, ये पूरी की पूरी तरंगे कौन सी है, पी तरंगे हैं। अब पी तरंगे देखो यहाँ पर क्या है, ये एकदम क्रोड का बाहरी भाग है, तो क्रोड का बाहरी भाग कौन सी अवस्था में है, तरल अवस्था में है। इस कारण क्या होता है कि यहाँ पर ये जैसे ही पी तरंगे इस प्रकार चल रही है, चलने के बाद में क्या होगा, इनकी दिशा है ना ये अपने मूल पथ से भटक जाएगी। इस प्रकार कोई तरंग इस प्रकार चल रही है, यहाँ से इस प्रकार चल रही है, चलने के बाद में जैसे इसको विरल माध्यम मिला तो विरल माध्यम में इनकी गति इस प्रकार हो जाएगी, इस प्रकार। उसके बाद जैसे सघन मिलेगा तो वापस इनकी गति इस प्रकार हो जाएगी। इस प्रकार है, इस प्रकार खूब सारी तरंगे चल रही है ये, तो इस प्रकार ये इस प्रकार घूम गई, तो घूमने के बाद में वापस इस प्रकार हो गई इनकी गति। इसका मतलब क्या है कि 105 डिग्री से लेके और 145 डिग्री दोनों तरफ, 105 से लेके 145 डिग्री दोनों तरफ वाला ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पी तरंग नहीं प्रविष्ट हो पाती है। तो इस भाग को हम क्या बोल सकते हैं, पी तरंगों का कौन सा क्षेत्र है, छाया क्षेत्र। यानी पी तरंगों का कौन सा क्षेत्र है, पी तरंगों का छाया क्षेत्र। छाया क्षेत्र कौन सा भाग है, ये भाग है, क्योंकि यहाँ पे माध्यम चेंज हो रहा है, ऊपर वाला भाग है। अपने पढ़ा था पहले कि क्रस्ट व मेंटल का अधिकतर भाग कौन सी अवस्था में, ठोस अवस्था में पाया जाता है, जबकि क्रोड बाहरी क्रोड है वो कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। तो ठोस से तरल माध्यम में आएगी तो इनकी क्या होगी, दिशा चेंज हो जाएगी। दिशा चेंज हो जाएगी तो दिशा चेंज होने के कारण इस प्रकार ये इतना भाग है, इस पूरे भाग को क्या बोल सकते हैं अपन, भूकंपीय छाया क्षेत्र। ये यहाँ से लेके और यहाँ तक वाला भाग है, इसको क्या बोल सकते हैं, भूकंपीय छाया क्षेत्र। दोनों तरफ ये बन रहा है, इस छाया क्षेत्र में किसी प्रकार की तरंगे प्रविष्ट नहीं हो पाती, पी प्रकार की तरंगे प्रविष्ट नहीं हो पाती। तो इस भाग को बोल सकते हैं पी तरंगों का छाया क्षेत्र। 105 से 145 भी है और 103 से 143 डिग्री भी है। दोनों प्रकार के तथ्य ये प्रमाणिक है, या तो 105 से 145 आपको याद रखना है या फिर 103 से 143 याद रखना है। यानी 5 के साथ 5 याद रखो और 3 के साथ 3 याद रखो, इस प्रकार आपको याद रखना है। ऐसे नहीं यहाँ 103 से शुरू करे यहाँ 145 कर दिया, नहीं,
3 के साथ 3 याद रखो और 5 के साथ 5 याद रखो। तो इस प्रकार है। तो ये पी तरंगों का छाया क्षेत्र हो गया। ये हो गई अपनी पी प्रकार की तरंगे। अगले प्रकार की तरंगे उनको बोल सकते हैं एस, या बोल सकते हैं द्वितीयक तरंगे। द्वितीयक प्रकार की तरंगे, एस प्रकार की या द्वितीयक प्रकार की तरंगे। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, सबसे पहले पढ़ा था पी प्रकार की तरंगे, तो उनकी गति किसके सदृश थी, ध्वनि तरंगों के सदृश थी। तो इसमें है इनकी गति, इनकी गति प्रकाश तरंगों के सदृश्य होती है। इनकी गति प्रकाश तरंगों के सदृश्य होती है। अगला पॉइंट है, इसमें अणुओं की गति, इसमें अणुओं की गति लहर की दिशा के समकोण पर होती है, समकोण पर होती है। इस कारण इन्हें अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं, अनुप्रस्थ तरंगे भी कहते हैं। जैसे इस प्रकार है, ये कौन सी तरंग है, एस प्रकार की तरंग है, यानी लहर इस प्रकार है। तो इसमें अणुओं की गति लहर के किस प्रकार होगी, समकोण पर होगी, इस प्रकार। इस प्रकार है। तो ये तो क्या होगी, लहर की दिशा। अब लहर की दिशा के ये अणु है, तो ये अणु किस प्रकार है, समकोण की दिशा में, इस प्रकार है, इस प्रकार। लहर या तरंग की दिशा के अणु है, ये इसके किस प्रकार चल रहे हैं, समकोण की स्थिति में चल रहे हैं। इस स्थिति को बोलते हैं समकोण। ये चल रही है, इसको बोल सकते हैं लहर या तरंग। इस प्रकार है। अगला पॉइंट है, इनकी गति पी तरंगों से कम होती है, पी तरंगों से कम होती है, अर्थात पी तरंगों के बाद धरातलीय भाग पर पहुंचने वाली तरंगे है। इनकी गति 4 से 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है, अगली चीज है, ये तरंगे केवल ठोस या सघन माध्यम से ही प्रविष्ट हो पाती है,
पाती है। अर्थात अर्थात तरल माध्यम में एस तरंगे लुप्त हो जाती है। एस तरंगे लुप्त हो जाती है। इसके संबंध में हमें जानकारी किसकी मिलती है कि पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है, आंतरिक भाग कौन सा है, सबसे ऊपर वाला भाग है क्रस्ट, उसके बीच वाला भाग है मेंटल और सबसे नीचे वाला भाग कौन सा है, क्रोड। तो बाहरी क्रोड है, तो बाहरी क्रोड कौन सी अवस्था में पाया जाता है, अर्ध तरल अवस्था में पाया जाता है। यहाँ पे लिख लो बाहरी या बाह्य क्रोड कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। इसके संबंध में जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है कि भूकंप की एस प्रकार की तरंगे हैं, ये एस प्रकार की तरंगे कहां पर जाके लुप्त हो जाएगी, बाह्य क्रोड। बाह्य क्रोड कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में, तो यहां पर ये तरंगे जाके समाप्त हो जाएगी। आगे है इनका छाया क्षेत्र 103 डिग्री से 103 डिग्री या 105 डिग्री से 105 डिग्री तक होता है, होता है। एक डायग्राम के माध्यम से इनको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं इस प्रकार की तरंगों को। यह है एस तरंगों का छायक क्षेत्र, एस तरंगों का छायक क्षेत्र। इसके अंतर्गत देखो मैंने आपको यहां पर क्या बताया कि बाह्य क्रोड कौन सी अवस्था में, तरल अवस्था में है। तो ये भाग कौन सा है, ये भाग क्रोड का भाग है। ये भाग किसका है, पूरा का पूरा भाग क्रोड का है। और क्रोड का कौन सा भाग है, बाह्य क्रोड वाला ये भाग है। तो बाह्य क्रोड वाले भाग में क्या होगा, जैसे ही ऊपरी भाग से यहां से यह तरंगे आ रही है, कौन सी तरंगे, एस तरंगे, तो यहां तक तो आ जाएगी, क्योंकि ऊपरी भाग कौन सी अवस्था में पाया जाता है, ठोस अवस्था में पाया जाता है। इस प्रकार है, इस प्रकार। लेकिन जैसे ही यहां पर ये प्रविष्ट होगी इस भाग में, तो ये भाग कौन सा हो गया, ये भाग हो गया कौन सा, तरल भाग हो गया। तरल अवस्था में ये भाग पाया जाता है। तो यहां पर ये एस तरंगे क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी। तो इस पूरे के पूरे क्षेत्र में कौन सी तरंगे चलेगी, केवल पी प्रकार की तरंगे चलेगी, ना कि एस प्रकार की तरंगे। तो अधिकतम एस प्रकार की तरंगे वो इस क्रोड के बाहरी भाग से इस प्रकार गमन कर सकती है, इस प्रकार। ये तो ये भाग हो गया 103 डिग्री से लेके 103 डिग्री, या फिर इसको बोल सकते हैं 105 डिग्री से लेके 105 डिग्री, यानी 105 3 डिग्री से लेके और 103 डिग्री के बीच वाला भाग है। इस भाग को बोलते हैं कि एस तरंगों का छाया क्षेत्र। एस तरंगों का छाया क्षेत्र, एस तरंगों का छाया क्षेत्र कहां से कहां है, 103 डिग्री से लेके और 103 डिग्री या 105 डिग्री से लेके 105 डिग्री के बीच वाला भाग है। इसको बोल सकते हैं एस तरंगों का छाया क्षेत्र। एस तरंगों का छाया क्षेत्र, छाया क्षेत्र का मतलब होता है कि यहाँ पर इस क्रोड वाले पूरे के पूरे भाग में, क्योंकि बाहरी क्रोड वो कौन सी अवस्था में, तरल अवस्था में, तो जैसे ऊपरी ये एस तरंगे आएगी तो इस भाग में क्या हो जाएगी, लुप्त हो जाएगी और धरातल के आंतरिक भाग यानी आंतरिक क्रोड तक ये नहीं पहुंच पाती है। फिर अपना तीसरे प्रकार की तरंगे, उन तरंगों को बोलते हैं एल तरंगे या सतही तरंगे। एल तरंगे या सतही तरंगे। अगला इसमें है ये तरंगे पी व एस तरंगों से, पी व एस तरंगों के बाद धरातलीय सतह पर पहुंचती है। इनकी गति 3 किलोमीटर पर सेकंड
होती है ये सर्वाधिक विनाशकारी तरंगे हैं ये तरंगे संपूर्ण धरातलीय भाग का चक्कर लगाते हुए एपिसेंटर तक पहुंचती है तो इनका पथ बहुत लंबा हो जाता है इस कारण इनकी गति P व S तरंगों से कम होती है। P व S तरंगों से क्या होती है? कम होती है। आपको इतना ही ध्यान रखना है इसके अंतर्गत क्या होता है। सबसे पहले L तरंगे या फिर इनको बोल सकते हैं सतही तरंगे या धरातलीय तरंगे। ये तरंगे P व S तरंगों के बाद धरातलीय सतह पर पहुंचती है। इनकी गति 3 किलोमीटर पर सेकंड यानी सबसे कम गति होती है। ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है। इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है कि सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी प्रकार की तरंगे होती है, क्योंकि ये धरातल का एकदम बाहरी भाग है। तो इस धरातल के बाहरी भाग है, इस धरातलीय बाहरी भाग पर इस प्रकार चलेगी। आपका ये धरातलीय भाग है और इस धरातल के बाहरी भाग पे इस प्रकार ये चलेगी, इस प्रकार। तो सर्वाधिक विनाश कहां पर होता है? धरातलीय सतह। इस धरातलीय सतह पर सर्वाधिक विनाश होगा। P व S तरंगे धरातल के आंतरिक भाग से धरातलीय सतह पर आएगी। लेकिन ये तरंगे कौन सी? L प्रकार की तरंगे। ये केवल धरातलीय तरंगे हैं या इनको बोल सकते हैं सतही तरंगे। तो मानव का अधिवास या अधिकतम जनसंख्या कहां पर निवास करती है? धरातलीय सतह के पास में ये निवास करेगी। तो ये धरातलीय सतह पर इस प्रकार चलेगी, गोल चक्कर के रूप में चलेगी। तो सर्वाधिक विनाशकारी होगी कि धरातलीय भाग को ये तोड़ फोड़ देगी, अत्यधिक क्षतिग्रस्त कर देगी। इस कारण इनकी गति P व S तरंगों से कम होती है, क्योंकि इसको क्या करना, पृथ्वी का पूरा चक्कर लगा के फिर कहां पर आती है? एपिसेंटर वाले भाग में आती है। एपिसेंटर वाले भाग पर ये पहुंचती है। इसके अलावा एक पॉइंट और है, ये तरंगे जल व थल दोनों भागों में चलती है। यानी ये तरंगे एक तरफ कौन सा भाग है? जलीय भाग है, और दूसरा कौन सा है? थल। जल व थल दोनों भागों पर ये चलती है। तो इस प्रकार की तरंगे आपको इसमें इतना ध्यान रखना है कि L प्रकार की तरंगे, L प्रकार की तरंगों की खोज की HD लवमोदे ने। इनकी खोज किसने की थी? HD लवमोदे ने। HD लवमोदे ने इनकी क्या की थी? खोज की थी। तो इनके आधार पर इनका नामकरण क्या कर दिया? L प्रकार की तरंगे, सतही तरंगे, इनको बोल सकते हैं लॉन्ग वेव्स या सतही या धरातलीय प्रकार की तरंगे। ये L प्रकार की तरंगे हो गई। अब इसको थोड़ा सा वापस से रिवाइज कर लेते हैं। आज की क्लास शुरू की थी भूकंपीय तरंगे। पहली काय प्रकार की या प्रत्यक्ष तरंगे, दूसरी सतही या अप्रत्यक्ष तरंगे। काय प्रकार की तरंगों के अंतर्गत पहला है P तरंग, S तरंग, और सतही तरंगों के अंतर्गत है L प्रकार की तरंगे। P तरंगों को बोलते हैं प्राइमरी, प्राथमिक या अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे। S प्रकार की तरंगे इनको बोल सकते हैं सेकेंडरी, द्वितीयक या अनुप्रस्थ प्रकार की तरंगे। जबकि L प्रकार की तरंगे इनको बोल सकते हैं सतही तरंगे या लॉन्ग वेव्स या लव तरंगे। अगला है प्राथमिक तरंगे। ये ध्वनि तरंगों के सदृश होती है, ध्वनि तरंगों के सदृश होती है। दूसरी चीज है, इसमें अणुओं की गति लहर की दिशा के समानांतर होती है। यानी जिस तरफ क्या होगी? लहर की दिशा होगी,
इसी उसी तरफ इनके क्या होंगे, अणु उनकी गति होगी, यानी ये लहर है, इस लहर के समानांतर इस प्रकार ये अणु चल रहे हैं, तो इनको बोल सकते हैं दबाव वाली तरंगे या फिर अनुदैर्ध्य प्रकार की तरंगे। ये तरंगे ठोस, द्रव्य व गैस, कौन सा है, ठोस, द्रव्य व गैस। इसको ध्यान रखना कि ठोस, द्रव्य व गैस सभी प्रकार के माध्यमों से ये प्रविष्ट होती है, लेकिन इनकी सर्वाधिक गति कहां पर होती है, जहां पर इनको माध्यम जितना अधिक सघन मिलेगा या ठोस माध्यम होगा, वहां पर इनकी गति सर्वाधिक होगी। और दूसरा क्या होगा, ठोस के बाद में कौन सा माध्यम होगा कि सघन माध्यम नहीं मिलेगा, तो वहां पर इनकी गति क्या होगी, कुछ कम हो जाएगी। यानी जितना अधिक सघन माध्यम है वहां पर उतनी अधिक क्या होगी, इनकी गति होगी, और माध्यम चेंज होते हैं इनकी गति क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तीनों माध्यमों से ये प्रविष्ट होती है, अर्थात जितना अधिक सघन माध्यम होता है उतनी ही इनकी क्या होती है, गति अधिक होती है। इनकी गति क्या होती है, 8 से लेके 14 किलोमीटर पर सेकंड इनकी गति होती है। ये तरंगे 103 से लेके 143 डिग्री या फिर 105 से लेके 145 डिग्री तक वाला भाग है, इस भाग को बोल सकते हैं पी तरंगों का छाया क्षेत्र। इसके अलावा 105 से 145 के अलावा संपूर्ण धरातलीय भाग पर ये तरंगे क्या होती है, गमन करती है। ये सबसे पहले पहुंचने वाली तरंगे, यानी धरातलीय भाग पर इनकी गति सर्वाधिक है, इस कारण सबसे पहले ये पहुंचती है। ये कौन सा हो गया, पी तरंगों का छाया क्षेत्र। फिर दूसरा है एस या द्वितीयक तरंगे, इनकी गति प्रकाश तरंगों के सदृश होती है, प्रकाश तरंगों के सदृश होती है। पी प्रकार की तरंगे उनकी गति ध्वनि तरंगों के सदृश होती है, जबकि एस प्रकार की तरंगे इनकी क्या होती है, प्रकाश तरंगों के सदृश होती है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से फैक्ट का निकल के आता है कि कौन सी ऐसी तरंगे जिनकी गति प्रकाश तरंगों की सदृश होती है, कौन सी ऐसी तरंगे जिनकी गति ध्वनि तरंगों के सदृश होती है। तो ये पी प्रकार, एस प्रकार, एल प्रकार की, ये तीनों प्रकार की तरंगे यहाँ से अक्सर कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन पूछा जाता है, अब क्वेश्चन किस प्रकार का पूछ लेगा, वो किस प्रकार का पूछ सकता है कि इनमें कणों की गति समकोण पे कौन सी भाग में स्थिति होगी, या फिर कौन सी तरंगों को दबाव वाली तरंगे बोल सकते हैं, कौन सी तरंगों को अनुदैर्ध्य पूछ सकते हैं, अनुप्रस्थ पूछ सकते हैं, या सर्वाधिक विनाशकारी कौन सी तरंगे होती है। इस प्रकार के क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ से पुटअप होते हैं, तो थोड़ा सा इसको ध्यान लगा के पढ़ना है। इसमें अणु की गति लहर की दिशा के कहां पर होती है, समकोण पर होती है, यानी ये लहर चल रही है तो इस लहर के ये समकोण में इस प्रकार ये अणु की गति है। ये भाग हो गया 90 डिग्री वाला, ये फिर वापस 90 डिग्री समकोण की स्थिति में हो गए। अगला है, इनकी गति पी तरंगों से कम होती है, यानी सर्वाधिक गति वाली कौन सी तरंगे, पी तरंगे। उसके बाद में एस प्रकार की तरंगे होती है, यानी पी तरंगों के बाद धरातलीय भाग पर ये पहुंचती है। इनकी गति 4 से लेकर 7 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये तरंगे केवल कौन से माध्यम से, ठोस या सघन माध्यम से गुजरती है। जैसे ही इनको कौन सा माध्यम मिलता है, तरल माध्यम मिलता है, तो तरल माध्यम में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है, इसके संदर्भ में हमें जानकारी कहां से मिलती है, बाह्य क्रोड। कौन सा क्रोड, बाह्य क्रोड। तो बाह्य क्रोड कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, ये अपने एस प्रकार की तरंगे बाह्य क्रोड में क्या हो जाती है, लुप्त हो जाती है। यानी एस तरंगों का छाया क्षेत्र 103 डिग्री से 103 डिग्री या फिर बोल सकते हैं 105 डिग्री से 105 डिग्री तक का होता है। ये भाग है, तो सबसे ऊपर वाला भाग है उसको बोल सकते हैं क्रस्ट मेंटल। ये दोनों भाग ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि ये क्रोड वाला भाग है, इसका ये क्रोड वाला भाग कौन सी अवस्था में पाया जाता है, बाहरी क्रोड तरल अवस्था में पाया जाएगा। तो ऊपर से एस प्रकार की तरंगे यहाँ तक आएगी, यहाँ पर आने के बाद में ये लुप्त हो जाएगी, क्योंकि क्रोड का बाहरी भाग कौन सी अवस्था में पाया जाता है, तरल अवस्था में पाया जाता है। तरल माध्यम में ये तरंगे लुप्त हो जाएगी। तो यहाँ से लेके और यहाँ तक 103 से 103 या फिर 105 से 105 डिग्री के बीच वाला भाग है, इसको बोल सकते हैं एस तरंग का छाया क्षेत्र। आपको इतना ध्यान रखना है कि पी तरंगों का छाया क्षेत्र कम होता है, जबकि एस तरंगों का छाया क्षेत्र सर्वाधिक होता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कौन सी तरंगों का छाया क्षेत्र सर्वाधिक होगा, कौन सी तरंगों का छाया क्षेत्र कम होगा। तो पी प्रकार की तरंगे उनका छाया क्षेत्र 103 से 143 याद रखो, या 105 से 145 डिग्री के बीच में पाया जाता है, जबकि एस प्रकार की तरंगों का छाया क्षेत्र 103 से 103 डिग्री के बीच में पाया जाता है, यानी इनका तरंग क्षेत्र अधिक होता है। अगले प्रकार की तरंगे उनको बोल सकते हैं एल तरंगे या सतही तरंगे। इनकी खोज सबसे पहले HD लव मोदी ने की थी, इसके आधार पे इनको एल तरंगे बोल सकते हैं। अगला नाम है, इसको बोल सकते हैं लॉन्ग वेव्स या सतही तरंगे। अप्रत्यक्ष प्रकार की तरंगे बोल सकते हैं, या धरातलीय तरंगे इनको बोल सकते हैं। यानी ये पी व एस तरंगों के बाद में धरातलीय क्षेत्र पर पहुंचती है। इनकी गति 3 किलोमीटर पर सेकंड होती है। ये सर्वाधिक विनाशकारी होती है, इस चीज को आपको विशेष ध्यान रखना है। आप कई बार क्वेश्चन को पढ़ते हो और ये सोचते हो कि पी तरंगों की गति सर्वाधिक होगी, तो सर्वाधिक धरातलीय भाग पर विनाश भी पी प्रकार की तरंगे करेगी। नहीं, इस प्रकार की गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है कि सर्वाधिक विनाश पूछे आपको तो विनाशकारी तरंगे कौन सी होगी, एल प्रकार की, और सबसे तेज गति से चलने वाली तरंगे कौन सी होगी, पी प्रकार की।
तो पी प्रकार की तरंगे धरातल के आंतरिक भाग से गमन करेगी, जबकि एस प्रकार की तरंगे केवल धरातलीय भाग है अपना, ये धरातलीय भाग इस धरातलीय भाग के सापेक्ष चलेगी है। तो सर्वाधिक नुकसान कहां पर होगा? धरातलीय भाग पर होगा, कि जितने भी अपने बिल्डिंग या भवन बने हुए धरातलीय भाग पे ये टूट जाएंगे, इस प्रकार की तरंगे चलने से ये टूट जाएंगे। आगे है ये तरंगे संपूर्ण धरातलीय भाग, कौन सा भाग है? संपूर्ण धरातलीय भाग का चक्कर लगाते हुए एपिसेंटर, या जिसको अपन क्या बोल सकते हैं, भूकंप अधिकेंद्र, वहां तक ये पहुंचती है, तो इनका पथ बहुत क्या हो जाएगा? लंबा हो जाएगा। इस कारण इनकी गति क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगला है ये जल व स्थल दोनों प्रकार के भागों में ये गमन करती है। तो आज की क्लास को मैं ये समाप्त करता हूं। इसके अंतर्गत अपन ने ये पढ़ लिया, जो भी बचा हुआ है उसको नेक्स्ट क्लास में पढ़ने की कोशिश करेंगे। थैंक्स।